नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ पे लगभग 15 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ। और आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस बीमारी के बारे में ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। इस बीमारी को हम इरिटेबल बाउल डिजीज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब ये जो बीमारी है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इनफैक्ट हमसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर ये बीमारी है। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में हमारे ही देश आता है जिसके अंदर ये बीमारी ज़्यादा प्रमाण में पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाई जाती है। 15 से 20 लाख से ज़्यादा लोग हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, भारत के अंदर पाए जाते हैं। अब ये बीमारी जो होती है वहाँ उसमें आंतड़ियों पे हमारे सूजन आ जाती है, आंत पे सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा हाजमा गड़बड़ा जाता है और इसी वजह से हमें पेट दर्द, पेट में मरोड़ आना, कई बार पतली दस्त होना, कई बार दस्त ना होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यदि ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो ज़रूर वीडियो अंत तक देखिए। आपको काफ़ी मदद इस वीडियो से मिल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बीमारी की जानकारी और दवाइयों की जानकारी जानी चाहिए, यही हमारा मानस है। चलिए बात करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इरिटेबल बाउल डिजीज की। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये जो बीमारी है ये बीमारी का समूह है। एक्चुअली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये बीमारियों का समूह है जिसमें आंतड़ियों के ऊपर हमें सूजन देखने को मिलती है। तो मेनली इसके हमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा है क्रॉन्स डिसीज। अब कई लोगों को पता है हमारे पेट के अंदर दो टाइप की आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की यदि हम बात करते हैं तो ये वो बीमारी है जो सिर्फ बड़ी आंत तक ही हमें सीमित देखने को मिलती है। कभी भी छोटी आंत के अंदर हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होता हुआ देखने को नहीं मिलता। वही क्रॉन्स डिसीज की यदि हम बात करते हैं तो ये वो बीमारी है जो मुंह से लेके तो मल द्वार तक, गुद द्वार तक कहीं पे भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जो इसका सामान्य प्रकार है वो हमें छोटी आंत की अंत में और बड़ी आंत के शुरुआत में देखने को मिलता है। तो ये दो बीमारियां मिलकर हम इरिटेबल बाउल डिजीज के अंदर कंसीडर करते हैं। अब इसके कारण क्या है, कई लोगों के मन में होता है कि भाई ये क्यों हमें हुई है, इसका क्या रीज़न है। तो कारण का शोध अभी जारी है, एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता है। लेकिन कई बार हमारी इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिकार शक्ति है, उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमें होते हुए देखने को मिलती है। अमूमन हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है वो बैक्टीरिया से हमें बचाती है। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आती है तो उससे लड़ के उसको भगा देती है। लेकिन ये यदि ठीक तरह से काम नहीं करती है तो जो बैक्टीरिया है वो बाहर नहीं जा पाता हमारे शरीर के, और इसी वजह से हमें आंतड़ियों पर सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा कई जो केसेस है वो आनुवांशिक हो सकते हैं या जेनेटिक हो सकते हैं। ऐसे केसेस के अंदर परिवार के कई सदस्यों में हमें ये तकलीफ पाई जाती है, कई सदस्यों के अंदर ये तकलीफ देखने को मिल सकती है। तो ये दो कारण हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब लक्षण क्या है, तो लक्षण बहुत से हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बीमारी है ये दीर्घकालीन बीमारी है, कोई एक दो दिन में होने वाली बीमारी नहीं है। कई सालों तक धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ते जाती है और इसीलिए दवाई बंद करने पे या थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होने पे हमें ये इसके लक्षण बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कि यदि कभी इन्फेक्शन हो जाए या बहुत ज़्यादा किसी ने स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में यदि कोई है तो ऐसे लोगों के अंदर हमको लक्षण बढ़ते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो दीर्घकालीन बीमारी है, तो इसकी जो इलाज है वो भी दीर्घकालीन चलता है। और ये बात भी आपको समझना ज़रूरी है कि इस बीमारी में उतार चढ़ाव सामान्य है। कई बार हमको काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है, तो कई बार हमको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई ऐसा एहसास होता है रह के। तो ये सामान्य चीज़ है, दीर्घकालीन बीमारियों में ऐसा होते रहता है। अब इसका मुख्य लक्षण जो है वो है पेट दर्द। पेट के अंदर हमें दर्द देखने को मिलता है, खासकर पेट के अंदर ऐंठन या मरोड़ जैसा दर्द हमें देखने को मिलता है।
दस्त हमें खून की होती हुई कई लोगों के अंदर देखने को मिलती है, खून की दस्त होती है और अर्जेंसी काफ़ी होती है, यानी पेशेंट को यदि दस्त जाने की इच्छा हुई है तो वो दस्त को रोक नहीं पाता है और बहुत ही जल्दी उसको दस्त हो जाती है, तो अर्जेंसी काफ़ी होती है, स्टूल नहीं रोक पाते हैं पेशेंट। इसके अलावा पेशेंट को भूख कम लगती है, उसका वजन भी कम हो जाता है। एनीमिया भी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, खून की कमी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। यदि बहुत ही सीवियर है, किसी को बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो आंतड़ियों के अंदर हमें बड़े छाले होते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार फिस्चुले या नासूर भी हमें इस बीमारी की वजह से बनते हुए देखने को मिलते हैं। ये जो फिस्चुला है ये मल द्वार के पास में भी हमको बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब रेयरली कुछ केसेस में हमको थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कुछ अलग ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जोड़ों में सूजन, आंखों में सूजन, लिवर में सूजन आ जाना या स्किन की बीमारी हो जाना। तो ये भी हमको इस बीमारी के अंदर रेयरली देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो पुराने पेशेंट होते हैं, जो 10 साल से ज़्यादा इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे रोगियों के अंदर कैंसर होने के चांसेस भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस बीमारी को हल्के में लेना नहीं चाहिए और बीमारी को बहुत ही बारीकी से हमको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम कैसे पहचानें कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या नहीं है? तो अमूमन हम लक्षणों से ही इसको पहचान लेते हैं। कई बार हम इसको पहचानने के लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिससे हम पहचान ही लेंगे कि इसको ये बीमारी है, वो है कोलोनोस्कोपी, यानी दूरबीन से आंत की जांच करते हैं। वहाँ पे हमको कई बार छाले वगैरह देखने को मिलते हैं और कई बार हम वहाँ पे आंतड़ी का एक टुकड़ा लेके माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर लेते हैं, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। तो बायोप्सी के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या नहीं है। अब इसके अलावा कई बार पेशेंट को देख के सीटी या एमआरआई की भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो ये था डायग्नोसिस कि हम किस तरह इसको पहचानेंगे, कौन सी टेस्ट करेंगे जिससे हम पहचान सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इससे बचने का क्या हो सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम बच सकते हैं? तो उन सभी को बताना चाहूँगा कि बचने का सच कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला इसका नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे ये बीमारी बढ़ती है और वो चीज़ें यदि हम अवॉइड करते हैं तो इस बीमारी में हमें बहुत आराम होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि धूम्रपान करने से ये बीमारी बढ़ती है, तो स्मोकिंग हमको पूरी तरह से छोड़ देना है। यदि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जो रेडीमेड टिन फूड होते हैं, पैकेज्ड फूड होते हैं, वो खाना आप अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा पेन किलर, एंटीबायोटिक मन से ले लेते हैं लोग, बुखार आया कि चले मेडिकल पे और ले लिया, भैया दवा दे दो, और मन से ही दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। मन से पेन किलर, एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, इस वजह से भी हमको इसकी तकलीफ बढ़ती हुई देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप नॉनवेज यदि हो सके तो छोड़ ही दे तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो उसका प्रमाण हमें कम से कम करना है। और मसाले के, तेल के जो प्रोडक्ट्स है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हमें नहीं खाना है। ये चीज़ें हम बचाव के लिए कर सकते हैं। अब कौन से वो डाइटरी चेंजेस है जिससे हमें फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलता है? तो सबसे पहले अल्कोहल हमें बंद करना है। अल्कोहल पीने से हमको इसकी तकलीफ बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा शक्कर हमें कम खाना है, शुगर खाने से भी इसकी तकलीफ हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। कोई भी फ्रूट्स, फल, सब्जी जिसके अंदर बीज हो वो हमें नहीं खाना चाहिए। बीज वाली चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। घी, तेल हमें अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है। घी का प्रमाण भी हमें डाइट में कम करना है। साथ ही साथ दूध से भी कई लोगों के अंदर हमें तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है, तो दूध और दूध के जो पदार्थ है वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा क्या लेना चाहिए? तो हमको ऐसे फल खाने चाहिए जिसके अंदर बीज नहीं आता है। कम घी, कम तेल का खाना खाना चाहिए। सादा खाना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, और पानी भी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी भी पीना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो फल की बात करते हैं तो क्या चलता है? तो केला हम खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। क्या नहीं खाना है? तो नींबू हमें कम खाना है, संतरा नहीं खाना है। इसके अलावा आप अमरूद नहीं खा सकते जिसके अंदर बीज आता है, कोई भी अंगूर नहीं खा सकते जिसके भी अंदर
फल के अंदर बीज यदि आता है तो वो हमें अवॉइड करना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब कई लोग होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं होते, यानी दूध से उनको एलर्जी नहीं होती है, दूध से कोई तकलीफ नहीं होती है। तो यदि ऐसा कोई केस आपको देखने को मिलता है कि जिसको इरिटेबल बाउल डिजीज़ है और दूध से कोई तकलीफ नहीं होती है, तो वो लोग हल्दी का दूध ले सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, इससे काफ़ी सिम्टम्स के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। अब चलिए जानते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस सिचुएशन में हमें मदद कर सकती है, जो काम आ सकती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर डॉक्टर केंट ने बताया हुआ एंटीसोरिक साइकिल बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये एंटीसोरिक साइकिल केंट के लेक्चर में दिए हैं। सल्फर, कलकेरिया, लाइको, ये 3 दवाइयाँ हमको सीक्वेंस में चलाना होता है। लाइको के बाद में कलकेरिया और कलकेरिया के बाद में सल्फर, इस तरह से नहीं चलाना है। इसी सीक्वेंस में पहले सल्फर, फिर कलकेरिया, फिर लाइकोपोडियम, फिर से सल्फर, फिर कलकेरिया, फिर लाइकोपोडियम। तो ये HCl एंटीसोरिक साइकिल है डॉक्टर केंट का। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो अमूमन 30 पोटेंसी में हम सल्फर, कलकेरिया, लाइकोपोडियम ये देते हैं। 1 महीने तक के दवा पूरी तरह से चलाते हैं। सल्फर 1 महीना चलाते हैं, फिर दूसरा महीना कलकेरिया चलाते हैं, तीसरा महीना लाइकोपोडियम 30 चलाते हैं, और फिर रिपीटेडली ये साइकिल फिर से सल्फर चालू करते हैं और रिपीटेडली ये साइकिल चालू रखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया दीर्घकालीन बीमारी है तो इसका इलाज भी दीर्घकालीन चलता है। 6-8 महीने के बाद में हमें अच्छा खासा आराम होता हुआ देखने को मिलता है। साथ में यदि कोई और कंप्लेंट हमें देखने को मिलती है तो नक्सवामी का 30 भी हम दे सकते हैं। तो ये एंटीसोरिक साइकिल है। बीच बीच में कई बार जैसा चाहिए वैसा रिलीफ नहीं आता है तो एंटी माइजमेटिक नोजोड भी इंटरमिटेंटली देते हैं। तो ट्यूबरकुलिनम का डोज हम दे सकते हैं। ट्यूबरकुलिनम 1 mg का एक डोज 1 दिन के लिए बीच बीच में जब भी ज़रूरत हो तब दे सकते हैं। तो सल्फर, कलकेरिया, लाइकोपोडियम और बीच बीच में इंटरमिटेंटली ट्यूबरकुलिनम 1 mg। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसके अलावा स्ट्रेस के लिए हम बैच फ्लावर मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं। रेस्क्यू रेमेडी जैसी बैच फ्लावर मेडिसिन है जो स्ट्रेस को कम करती है। या फिर आपको स्ट्रेस का एग्जैक्ट कॉज मालूम है तो उस कॉज के हिसाब से दूसरी बैच फ्लावर मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा आराम हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्टिव डिजीज़ के वक्त यदि कोई और एसोसिएटेड सिम्टम मिलता है तो उस सिम्टम को देखते हुए और भी दवाइयाँ हम दे सकते हैं। जैसे कि यदि पेट दर्द है किसी को ज़्यादा तो कोलोसिन 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम भी इनफैक्ट हम दे सकते हैं। TDS का डोज हम दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर तो हम पोडोफाइलम 30 के 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। यदि किसी को बहुत ज़्यादा आव गिरती है स्टूल के अंदर, बहुत ही एक स्टिकी स्टूल होती है और बहुत ही कोपियस स्टूल हमें होती हुई देखने को मिलती है, तो ऐसे लोगों को हम एलोस 30 यह दवा दे सकते हैं। तो सिम्टम के ऊपर डिपेंड करते हुए हम एडिशनल मेडिसिन भी पेशेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये थी होम्योपैथिक दवाइयाँ। HCl फार्मूला बिल्कुल मत भूलिएगा। एंटीसोरिक साइकिल मास्टर केंट ने बताया है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हमें देखने को मिलते हैं। आप ज़रूर ये दवाइयाँ ट्राई कीजिए। आपको क्या रिजल्ट देखने को मिले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। तो और भी कोई यदि जानकारी लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। ये थे आज की बीमारी के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने दी आपको काम की लगी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। इसको आगे से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।